अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, अहम इश्यूज़ पर बात करते हुए आज का सबसे अहम इशू हम बात करेंगे तोशा खाना केस के ऊपर और तोशा खाना में की गई पेशरफ्त के ऊपर। और जिस तरह से मीडिया पर आपने हर तरफ देखा होगा कि इस टाइम एक तोहफ़ा जो मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से मिला, सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया, उस पर बड़ा हर तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस बात को बड़ा इग्नाइट किया जा रहा है। गालिबन कुछ शोज़ के ऊपर एक शख्स भी आया सामने जिसने आके क्लेम किया कि वो तोहफ़ा उसके पास है। उन्होंने आके वो तोहफ़ा दिखाया भी और ये भी बताया कि वो तोहफ़ा उन्होंने डायरेक्टली ख़रीदा है, जबकि इस बात की तरदीद इमरान खान साहब ने की और उन्होंने कहा कि ये घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई, क्योंकि ज़ाहिर है उस घड़ी की जो वैल्यू थी, जो कुछ बताया गया, ये बताया गया कि शायद वो घड़ी जो है उसकी वैल्यू $15 मिलियन के अराउंड थी। इट वाज लाइक $15 मिलियन जो उसकी वैल्यू थी, बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अ वॉच। उसमें डायमंड वाले कफलिंग्स थे, उसके अंदर एक डायमंड रिंग थी, उसके अंदर एक पेन था जिसके ऊपर जो है डायमंड्स नस्ब थे। और ज़ाहिर है ग्राफ इज़ द कंपनी जिसकी ये तमाम एसेसरीज़ थी और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और इस कंपनी के तमाम घड़ियाँ, watches, jewelries, whatever it is one of the finest and most expensive in the world. So कहानी यहाँ से बनी कि उस शख्स ने बताया आकर के ये तोहफ़ा दुबई के अंदर उस तक पहुँचा। उसने नाम शहज़ाद अकबर साहब का लिया कि शहज़ाद अकबर साहब ने मुझे रब्ता किया और रब्ता करके ये कहा कि हमारे पास एक तोहफ़ा है जो हुकूमत पाकिस्तान को मिला था और हम लीगली उस तोहफ़े को सेल करना चाह रहे हैं। हमने लीगली जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कानून है उसके मुताबिक हमने वो तोहफ़ा हुकूमत से लेना है और लेकर उसकी जो कीमत है वो अदा करनी है, अदा कर दी गई है और उसके बाद हम आपको तोहफ़ा बेचना चाहते हैं। इसके बाद उसने कुछ तहकीकात की, उसने कहा कि जी इसको वेरीफाई किया जाए और नाम लिया एक खातून का, फ़राह खान नामी एक खातून है जिन्हें हम मीडिया पर बहुत सुनते हैं कि फ़राह गोगी नामी एक खातून है जिनके थ्रू ये तोहफ़ा दुबई के अंदर सेल किया गया। फ़राह गोगी या फ़राह खान, फ़राह गोगी का नाम तो उनको नून लीग ने दिया और शायद उन्होंने ख़ुद भी एक दो बार तरदीद की इस बात की कि मेरा नाम फ़राह खान है, फ़राह गोगी तो मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं। लेकिन एनीवेज़ शी इज़ फेमस विद द नेम फ़राह गोगी और इस स्कैंडल के अंदर उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया, ये कहकर कि दुबई के अंदर उन्होंने ये तोहफ़ा डायरेक्टली उमर साहब नामी शख्स को बेचा। उन शख्स को जब ये तोहफ़ा दिया उन्होंने कहा कि मेरे पास ये डायरेक्टली आई थी, तशरीफ़ लाई और लाकर इन्होंने जो है ये तोहफ़ा मुझे दिया। मैंने इन्हें कहा कि कैन आई गेट इट वेरीफाइड, और उसके बाद मैंने ग्राफ कंपनी को जो दुबई मॉल के अंदर जिनका ऑफिस था वहाँ पे उनकी आउटलेट थी, मैं वहाँ पे गया, जाकर उनको दिखाया तो वो भी हैरान हुआ। उन्होंने पहली बार वो तोहफ़ा देखा था और देखकर उन्होंने उस तोहफ़े को कहा कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी लाइक $15 मिलियन, क्योंकि इट इज़ प्राइसलेस। इस पर जो डायमंड्स, जो चीज़ें नस्ब हैं वो सब जो है बहुत एक्सपेंसिव है एंड वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। इसी सिलसिले पे बात करते हुए मैं आपसे आज अपने पैनल पे गेस्ट का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सर। तो राना साहब ये बताइएगा, अब ये जो तोशा खाना का केस चल रहा है इस पर गवर्नमेंट का जो स्टैंस आ रहा है वो ये है कि ज़ाहिर है एक तोहफ़ा था, बेचा गया, उस तोहफ़े को बेचा गया। अब हुकूमत वक्त ये तासुर पैदा कर रही है कि शायद ज़्यादती की गई, कोई चोरी का एलिमेंट तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर तो बाय लॉज कानून के तहत ये चीज़ ली गई है तो फिर इसको हम इल्लीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत तो चोर चोर कह रही है। मरीम नवाज़ का ट्वीट में अगर आपको बताऊँगी, दूसरों को चोर कहने वाला खुद बड़ा चोर निकला, ये ट्वीट मरीम नवाज़ ने किया। और आज हमने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बताया कि जी किस तरह से सारा मामला हुआ। फिर अल्लाह की शान देखें कि हमें कमर ज़मान कायरा साहब, जिन्होंने सारी ज़िंदगी क्रिटिसाइज़ किया नून लीग को, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया, आज वो सपोर्ट कर रहे थे बैठे उन्हीं दो साहिबान को और आसिफ अली जरदारी को। और मुझे एक फ़िल्म याद आ गई, अब आप सब ने वो मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर तमाम सियासतदान इसी तरह एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे और अंदर खाते क्या करते थे वो भी उस मूवी में दिखाया गया। और इन दी एंड वो सब ज्वाइन हो गए एक पार्टी में एक बंदे के खिलाफ, और उस तरह का कुछ सिनेरियो मुझे नजर आया। राना एजाज़ साहब, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सर इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि ये जो तोशाखाना का ख़ास तौर पे मामला है, इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पीडीएम बहुत ही एक ऐसे जगह पे आ चुकी है कि जहाँ पर उसके पास इमरान खान की जवाबदेही के लिए कोई और ऐसी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट उनके पास या ऐसा नैरेटिव नहीं है कि जिससे वो इमरान खान को या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो उसकी जवाबदेही कर सकें, जो मुझे समझ आती। क्यों? इसलिए
कि तोशाखाना का मामला बड़ा एक सिंपल सी बात है कि एक वजीर आजम को गिफ्ट मिला है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो उससे इनकार भी नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि मैंने बेचा है। या तो ये इस मामले को तब उठाया जाए कि या तो वो इनकार कर रहे हो, वो उसके छुप रहे हो, वो तो साफ कहते हैं कि मैंने उसको लिया और मैंने बेचा और उसको बताया उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया वगैरह वगैरह। दूसरी बात जो ये अभी आजकल जो मीडिया में चला है, इससे मजीद एक और बात निकलती है जो मुझे समझ आती है। इसके पीछे कुछ और है जो कि आज डॉन की न्यूज लगी है। उस न्यूज को जो है वो प्ले डाउन करने के लिए मुझे लगता है कि ये तोशाखाना का दोबारा से इशू चलाया गया, क्योंकि जो बात वो लेकर आए हैं सामने वो बहुत ही फजूल और एक फेक नजर आ रही है। जो अभी तक उसकी न्यूज अगर वो फेक ना भी हो, वैसे ही मैं एक बात कह रहा हूं कि आप एक बंदा तोहफा बेचता है तो क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि उस बंदे को लाया जाए जिसने खरीदा है कि जी मैंने तोहफा खरीदा है, और वो ये भी कह रहा है कि मुझे बताया गया कि उन्होंने लीगली एक्वायर किया है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल और उसके बाद उसको बेचा है। अब ये सारी बात मुझे नहीं समझ आती कि इसको न्यूज में लाने का मकसद क्या। अगर वो आप खानजादा साहब की जो सुने सवाल इतने स्टूपिड, आई एम सॉरी, वो एंकर के नाम में बड़ा नाम होंगे, लेकिन उनकी इतनी उसमें बात उन्होंने खींचने की कोशिश की है। मतलब वो 10 बार बता चुका है जी मैंने 7.5 मिलियन दिरहम जो है वो उसको पे किए हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं कि आपने उनको रुपए में पे किए हैं, डॉलर्स में पे किए हैं। तो उससे ही पता चलता है कि असल में उसमें और कोई कंटेंट ही नहीं था उनके पास। तो उसका एक और सामने बात वही आगे जो मैंने शुरू में कहा कि दरअसल इस वक्त पीडीएम के पास कोई और दूसरा मामला नहीं है कि जिसके जरिए से वो पीटीआई के चेयरमैन की जवाबदेही कर सके। तो अपनी इस कमजोरी की वजह से वो फंस चुके हैं, और इस तरह की हर आए दिन आप देखें वो एक नहीं 10 गलतियां करते हैं डेली, जिससे जैसे कि आपने बताया कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट। अब ये एक और बड़ी बात जो सबसे अहम है पीडीएम के हवाले से, अब उनके पास कौन है जो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अंदाजा करें जरा। शर्जील मेमन साहब, जी बिल्कुल, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी जगह पर भी अपनी, यानी करप्शन के हवाले से वो जाने जाते हैं कि वो कितने मशहूर हैं। या दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब देख लें या मरियम नवाज साहिबा देख लें, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो पीडीएम की एक सबसे बड़ी जो खराबी उन बेचारों के साथ वो ये है कि उनके पास जितने तर्जुमान हैं उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी जगह पर भी। इसलिए उनकी तरफ से जो भी नैरेटिव आता है वो फौरी तौर पे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। खासतौर पे सोशल मीडिया, आपको पता आज बहुत डेवलप है, वो तमाम चीज़ें निकाल कर ले आते हैं। जैसे वो एक अभी उन्होंने इसके तोशाखाना के हवाले से भी किया कि वहाँ कॉल कर दी उस स्टोर पर जहाँ पर वो घड़ी बिकी है, और वो उस घड़ी का तमाम उन्होंने खोल के रख दिया है कि असल पोल वो क्या है। तो ये मैं समझता हूं कि असल में पीडीएम के पास कोई और बात नहीं करने के लिए, वो क्या करें बताएं आप कि वो अगर खान साहब के खिलाफ बात करना चाहते हैं, उनके पास और कोई बात नहीं तो वो क्या करें। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताया कि असल में आज जो डॉन ने खबर लगाई है मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी एक्ट के हवाले से, उसको छुपाने के लिए, मुझे ये लगता है उसको प्ले डाउन करने के लिए ये बात तो अच्छा, इस बात पे थोड़ा सा मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एजाज भी बताएगा कि गवर्नमेंट चाह रही है कुछ अमेंडमेंट्स करना मिलिट्री लॉज के अंदर, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या किस किस्म की चेंजिंग चाह रही है हुकूमत वक्त करना, और क्या उससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है उसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है अभी, और उसमें यह कहा जा रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू करेगा कि मैं सच एंड सच ऑफिसर को रिटेन करना चाहता हूं, उसको अभी रखना चाहता हूं, मैं उसको रिटायरमेंट के बाद या मजीद एक्सटेंशन देने के बाद उसको मजीद अपने पास रखना चाह रहा हूं, तो वो रख सकता है। उसको कोई सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। दिस इज सिंपली स्पीकिंग कि वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस बात से दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान में, आपको पता है इसकी बड़ी इज्जत है। पाकिस्तान मिलिट्री की पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी एक इज्जत की निगाह दुनिया में मानी जाने वाली एक फौज सर, और फौज हमारी फौज है, हमारा इदारा है, फौज है तो हमारा मुल्क है, फौज नहीं होगी तो मुल्क नहीं होगा। तमाम मुल्कों की बात मैं इस हवाले से आपको कहूंगा कि फौज नहीं, इकोनॉमी देखें, लीबिया और इजिप्ट की फौजें थी लेकिन वो मुल्क नहीं रहे क्योंकि इकोनॉमी नहीं थी। बिल्कुल, आपकी इकोनॉमी होगी तो आपकी फौज सस्टेन कर, जाहिर है आप उनके खर्चे पूरे। इंडिया में खुदकुशियां हो रही हैं, 500 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली है फौजियों ने इंडिया में। क्यों? कि उनको बेचारों को खाना नहीं दिया जाता 3 वक्त का। तो मेरा कहने से मुराद ये है कि हमें, मैं ये नहीं कह सकता कि फौज जो है वो ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू द स्टेट। नो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप
एक इदारा जो पाकिस्तान का सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे ज्यादा एक इज्जत वाला इदारा समझा जाता है, वो उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पीएमएलएन और पीडीएम को मैं कहूंगा, क्योंकि पीएमएलएन अलहदा से नहीं हम उसको डिस्कस कर सकते, पूरी पीडीएम के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। वो अपने आप को बचाने के लिए कभी मिलिट्री को इस्तेमाल करते हैं, कभी जुडिशरी को इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये उन्होंने एक एक्ट में तब्दीली ला के, मेरा ये अपना एनालिसिस है कि दरअसल वो मिलिट्री को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया सर। एजाजुल हक साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है सर कि नून लीग, ज़ाहिरी बात है वो जमात है, नून लीग को बनाने वाले जनरल ज़ियाउल हक साहब, और जाहिर है उन्होंने इस जमात को बनाया। आपके सियासी राब्ते क्यों मुनक़ता हो गए नून लीग से सर? एजाजुल हक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं सैयद जाफर त्यार। हम कोशिश करते हैं एजाजुल हक साहब से दोबारा रब्ता करने की सर, लाइन ड्रॉप हो गई है। एनीवेज़ दोबारा कोशिश करते हैं एजाजुल हक साहब से रब्ता करने की। और हम बात कर रहे थे तोशा खाना के ऊपर, तोशा खाना के स्कैंडल के ऊपर, और ये सब जो इस टाइम पे चल रहा है, बड़ा हॉट टॉपिक आज के दिन का है। और इमरान खान साहब ने थोड़ा तरदीद की इस मामले के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि तोशा खाना की घड़ी इस्लामाबाद में बेची गई है, इसको दुबई में सेल ही नहीं किया गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बग़ैर किसी तफ्तीश, बग़ैर किसी तहकीक के हम लोग चीज़ों को पब्लिसाइज़ कर देते हैं। जिस तरह से पूरा एक शो किया गया और उसके अंदर एक शख्स को लिया गया, इस चीज़ को पहले वेरीफाई नहीं किया गया, एक शख्स जो मर्ज़ी कह रहा है। यानी कि ये इट इज़ नॉट सोशल मीडिया कि आपका जो दिल करता है आप वहाँ पे आके बोलें। जिस तरह शाहजेब खानज़ादा का शो जो था उसमें जो कुछ उन्होंने किया, मेरे मुताबिक उन्हें पहले तहकीक करनी चाहिए थी कि एक शख्स के पास अगर अब वो तोहफ़ा मौजूद है, क्या उस शख्स ने वो ख़रीदा भी था या नहीं ख़रीदा। जिस तरह से अब उन्होंने कह दिया कि इस तोहफ़े को बेचा ही इस्लामाबाद में गया था। अब जाहिर है एक तोहफ़ा जिसकी वर्थ अब अनडिसाइडेड है, अनप्राइज्ड एक चीज़ है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रेयर आइटम। उसके अंदर लगे हुए हीरे जवाहरात और तमाम जो चीज़ बनाई गई है, इट इज़ अ कस्टमाइज्ड गिफ्ट। और उस गिफ्ट को उसकी वैल्यू जो है वो लगाना इम्पॉसिबल है, या लाइक इट कैन बी एनीथिंग। वो कंपनी कहती है कि $15 मिलियन की उसकी वैल्यू होगी, लेकिन दिस इज़ कि ये $15 मिलियन भी वो है जो कोई अगर पे करना चाहे तो पे करे, वरना इट इज़ प्राइसलेस। सो ऐसे तोहफे के ऊपर ऐसा एक इंसिडेंट क्रिएट कर देना, फिर उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन को नामजद करना और उनके बारे में वो सब बातें करना, और उन लोगों ने करना। मैं मतलब यहाँ पे ये आपको याद कराऊंगा नाजरीन कि जैसे मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट आना कि दूसरों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर निकला। मरीम नवाज़ वो औरत हैं जिन्होंने आज तक अपनी स्टेटमेंट्स की कभी उन पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, दोबारा से याद नहीं करवाया कि वो एक वक्त पे कहते थे कि मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद अरबों रुपयों की टैक्स पेयर भी निकली और यहाँ पे बड़ा कुछ जो है उनके नाम पे निकला। उनके भाई, सगे भाई कहते रहे मरीम नवाज़ के बारे में कि जी ये इनकी जो प्रॉपर्टी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, इनकी मालिका जो हैं, ओनर जो हैं वो मरीम नवाज़ हैं। और उसके अलावा और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का उन्होंने जिक्र किया जब वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्हीं की हुकूमत थी, उन्हीं की हुकूमत के अंदर, यानी वो दे वर नॉट अंडर एनी प्रेशर। ये नहीं था कि उनको गन पॉइंट पर ये बातें कहलवाई गई। उन्होंने खुद से आके वॉलंटियरली शो किया और शो में आके सब बातें बताई कि शी इज़ द ओनर, मरीम नवाज़ मालिक हैं। और मरीम नवाज़ आज अब मरीम नवाज़ देखें, मोरली तो अगर किसी शख्स पे ऐसी कोई चीज़ किसी बाहर के मुल्कों में और जमहूरी ममालिक के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ डिसाइड होती है तो उन लोगों में इतनी शर्म होती है कि वो दे जस्ट स्टेप डाउन, वो रिज़ाइन करते हैं। उनका नाम आ जाए कहीं पे तो फ़ौरन से रिज़ाइन करते हैं कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द इन्वेस्टिगेशंस। अगर हमारे खिलाफ कुछ साबित हुआ, हम अभी यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस करें। जाहिर है आप पावर में होंगे, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं की जा सकेंगी। यू हैव टू स्टेप डाउन। आप अपनी जगह से उतरेंगे, उतर के अपने ओहदे को छोड़ेंगे और छोड़ के अपने खिलाफ तहकीकात करवाएंगे। तो इजाज़ साहब ये बताइएगा, ज़ाहिरी बात है सर, यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग, जिस तरह आपने जिक्र किया कि शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के तमाम वो लोग जिनको अपनी पार्टी में भी एक वक्त लोग ये कहते रहे कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा करप्ट है, जो कुछ भी वो कहते रहे, इसमें से थोड़ा सा पॉइंट दीजिएगा कि जो लोग कह रहे हैं वो कहने वाले लोग भी वैसे ही हैं माशाल्लाह, और जिसके बारे में कह रहे हैं फिर इसकी तो क्या ही बात है। मैंने पहले ही कहा ना कि अब उनके पास चूंकि कुछ है नहीं कंटेंट उनके खिलाफ, पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ, तो वो क्या करें? तो जाहिर है वो इस तरह की बंगियां मारेंगे। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड बट इट इज हैपनिंग इन दैट वे। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं इन्हीं से, पीडीएम से, कि ये क्यों नहीं कहते कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा जुर्म है वो नवाज शरीफ को बाहर भेजना है,
अब देखें ना पीडीएम कितनी यानी हेल्पलेसनेस उनकी इससे नजर आती है कि वो इस बात पे तनकीद नहीं कर सकते। क्यों? पीपल्स पार्टी साथ मिल गई है पीएमएलएन के जी। अब वो ये बात कह नहीं सकते कि जी नवाज, इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान का ये सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, कौमी जुर्म है, वो मुजरिम है वो इस हवाले से। इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर इजाजुल हक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी। जी सर मेरा सवाल है आपसे। पहला, नून लीग से सियासी राब्ते सर ना होने की वजह, जैसे आपके वालिद साहब ने इस नून लीग को बनाया, वो क्रिएटर हैं इस हुकूमत के, तो आपके सियासी राब्ते क्यों मुनक़ता हो गए सर नून लीग से? नहीं, मेरे सबके साथ राब्ते, मेरा किसी से मुनक़ता नहीं हुआ राब्ते। नहीं सर, लाइजन एक ख़त्म होना पार्टी के साथ, और ज़ाहिर है आपकी अपनी एक पार्टी आ गई, और ये शुरू में तो कहते थे कि हमारे तो बिलावल साहब की स्टेटमेंट में आपको बताऊं, वो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब तो बेटा है ज़ियाउल हक साहब का, और वो तो आप भी कहता है। जी बिल्कुल। और आप थोड़े दिनों के बाद फिर कहना शुरू कर देंगे। अच्छा, कुछ दिनों के बाद फिर कहना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक और आपने स्टेटमेंट दी थी सर, बड़ी अच्छी, क्योंकि माशाल्लाह आपकी स्टेटमेंट्स हमेशा से मीडिया पे हर तरफ बड़ा सर्कुलेट करती हैं। गाड़ी की डिग्गी में शहबाज शरीफ साहब गए, आपने एक ये बयान दिया था सर, वो किसकी गाड़ी की डिग्गी में गए थे सर? 3 लोग हैं डिफरेंट। अब किस का नाम बताऊंगा आपको? ओके, लेकिन ये मतलब खबर जो ज़ाहिर है किसी की गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाने की वजह क्या थी? मतलब वो डिग्गी में जाने का मतलब है कि छुप के जाना या मुशाबत दी है डिग्गी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ज़ियाउल हक साहब की बड़ी मजबूत पॉलिसी थी अफगानिस्तान, कश्मीर और तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर, और उनके होते हुए इस चीज़ पर बड़ा काम हो रहा था, इन तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ा एक्टिवली वर्क किया जा रहा था। उनके बाद इन तमाम चीज़ों को एकदम से डाउन कर दिया गया और इस तमाम इशू को ख़त्म कर दिया गया। आपको क्या लगता है इस पर दोबारा कभी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आएगा जो दोबारा से इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा सर? देखें, अभी तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे तो कोई नहीं लगता कि डिवाइन इंटरवेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से खारजा पॉलिसी ख़त्म हो गई है जी, हमारे जो मौक़िफ़ थे, प्रिंसिपल पे, असूलों पे, वो ख़त्म हो गए हैं। हमारे जो बैनुल-अक़वामी रवाबित थे वो बिल्कुल सिफर हो गए हैं। बिल्कुल। और एक पूरी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है जी। तो अब अल्लाह ताला किसी को भेजेगा इंशाल्लाह। सर एक और सवाल, आप क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से आपका बड़ा माशाल्लाह एक्सपीरियंस रहा है सर, सूद के खिलाफ अपीलें थी, 4 बैंक्स ने अपीलें वापस ले ली, 2 ने नहीं ली। सर ये किस तरफ जाएगा मामला अपीलों वाला सर? किसके खिलाफ? सर सूद के खिलाफ जो अभी इशू चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड किया जाए, सारा फेडरल शरिया कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 5 साल के अंदर सूद की तो ममानत है इस्लाम के अंदर, लेकिन इसकी हमारे इज्तिहाद की जरूरत है इसमें उलमा इकराम को बिठाकर जी, क्योंकि इस वक्त जो है ना इस्लामिक बैंक जो आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं जी। पाकिस्तान में तरीका कार भी कोई सही समत में नहीं है, लेकिन नाम उन्होंने तब्दील कर दिए हैं। तो इसी तरह बाकी बैंकों को भी चाहिए कि वो अपने मामलात को सही करें, सूद से इज्तनाब करें, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बैठकर उलमा के साथ इत्तेहाद करके तय करें इसे। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक आपसे लास्ट पॉइंट इस बात पे से जानना चाहूँगा, हुकूमत अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कुछ अमेंडमेंट करने का सोच रही हैं, अभी ये खबर बड़ी चल रही है सर, और वो चाहते हैं कि किसी ऐसे अफसर को जिसको हम चाहें, यानी 1 स्ट्राइक ऑफ द लीडर ऑफ दिस कंट्री जो है वो अपने एक पेन साइन से जिस ऑफिसर को चाहे जितनी मुद्दत के लिए चाहे तोसी दे दे। सर ये इस अमेंडमेंट से क्या मतलब, ये इदारे मजबूत करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं सर? ये अपने ख्वाब खरगोश में रह रहे हैं, और उन ख्वाबों को जो ये देखते हैं दिन में उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्टी, जब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने जिसको भी यहाँ पे चीफ लगाया, ज़ाहिर है मेरिट को फॉलो नहीं किया या चीज़ों को चेंज किया और उसके बाद लगाया, उसका रिजल्ट हमारे सामने हमेशा नेगेटिव ही आया। सो इन फ्यूचर ठीक होगा, इस बार ठीक होगा सर? इस बार ठीक होगा इंशाल्लाह सर। ये क्वारंटाइन में है और इसी वजह से क्वारंटाइन में हूँ। अच्छा, इसीलिए क्वारंटाइन बिल्कुल सर, क्योंकि अभी के जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें एकदम कोरोना की इनकी खबर आना, शहबाज शरीफ साहब की, और अपने भाई को मिलके आए लंदन से, जाहिर है वो भी बीमार है वहाँ पे, और उसके बाद पाकिस्तान आते ही इनको एकदम से कोरोना हो गया कि एटलीस्ट फिर 15-20 दिन तो अब वो क्वारंटीन होंगे। तो 5-6 दिन बहुत है। अच्छा, 5-6 दिन बहुत हैं सर। बिल्कुल ठीक हो गया सर। बाकी सर इमरान खान साहब की कुछ स्टेटमेंट ये भी आई कि अमेरिका से हम लड़ाई नहीं चाहते, हम मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो अवाम और रियासत को ज़ाहिर सपोर्ट करने वाला ही जो शख्स भी आएगा वो सपोर्टिंग ही होगा, और क्योंकि इस बात को बड़ा बिल्कुल सही कहा उन्होंने
जी जी फौज अवाम और हुकूमत के दरमियान कभी खड़ी नहीं होगी। फौज जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खड़ी होगी, और जो लोग फौज और हुकूमत जो चाह रही है कि फौज और अपोजिशन लड़ पड़े, वो कभी कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक सर एक लास्ट आपसे क्वेश्चन मेरा सर, परवेज मुशर्रफ साहब ने जब एनआरओ दिया था, कहा जाता है कि उस टाइम जरदारी साहब पे सिरे महल और बहुत से केसेस जो नून लीग ने बनवाए थे वो साबित हो चुके थे, और उनके एनआरओ की वजह से जो है फिर उनको रिलीफ मिला, सब पार्टीज के केसेस खत्म किए गए, और गालिबन आप उस टाइम परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी शामिल थे सर। तो सर ये जो कुछ हुआ जाहिर है मुल्क की बेहतरी तो उस वक्त नहीं की गई थी, और ये एनआरओ ही था जिस तरह से इमरान खान साहब बताते हैं सर। बिल्कुल एनआरओ था, ये जो अबू है ये भी एनआरओ है जी, अभी भी एनआरओ परवेज मुशर्रफ ने दिया था, ये इन्होंने अपने आप को दे दिया। सर इसका मतलब परवेज मुशर्रफ साहब ने गलत किया था इनको एनआरओ देके? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद माना कि मेरी सबसे बड़ी गलती एनआरओ थी। एनआरओ बहुत बड़ी गलती थी, परवेज मुशर्रफ साहब की यही स्टेटमेंट थी, और यही हमें इजाज़ुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ज़ाहिर परवेज मुशर्रफ साहब की बहुत बड़ी गलती थी एनआरओ देना, और हमारे साथ मौजूद थे जनाब इजाज़ुल हक साहब, और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, कुछ पेशन गोयाँ भी की उन्होंने फॉर द फ्यूचर, और बिलावल के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि बिलावल साहब जो स्टैंस पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए लेती थी, इन वेरी नियर फ्यूचर वो दोबारा से उसी स्टैंस पे आ जाएंगे, और फिर से वही बातें करने लगेंगे जो हमेशा से रिवायत थी ये दो पार्टीज़ आपस में करती आ रही हैं कि इक़्तिदार में बारी बारी आके बैठे हैं, जब मैं आऊँ तुमने मुझे बुरा भला कहना है, जब तुम आओ तो मैं बुरा भला कहूँ, और यही चलता आ रहा है, और अवाम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बनती आ रही है फ्रॉम मैनी डेकेड्स, यानी ये कोई 1 साल 2 साल 4 साल की बात नहीं है, इट्स बीन मैनी डेकेड्स। और ज़ियाउल हक साहब जो थे जनरल साहब यहाँ पे ज़ाहिर है नून लीग आज तो उनको बुरा भला कहती है, आमिर कहती है, लेकिन नून लीग को बनाने वाले शख्स वही थे, और ये इस बात का एतराफ़ तमाम लोग करते हैं, और एवरीबॉडी नोज़ इट कि इस मुल्क के अंदर ज़ाहिर है हर पॉलिटिशियन को लाने वाला, अगर भुट्टो साहब की बात की जाए तो जनरल अयूब खान साहब का नाम आता है, इमरान खान साहब की बात की जाए तो तब की इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे कहा जाता है कि ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा रोल था उनको लाने में, और इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब को ज़ियाउल हक साहब के नाम के साथ, क्योंकि जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, मैं इट इज़ नॉट माई पॉइंट, मैं आपको बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, दैट ही सेड कि नवाज़ शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, और अभी ज़ियाउल हक साहब के असल बेटे ने हमें इस शो पे बता दिया कि अनकरीब वो दोबारा ये बात कहने वाले हैं, यानी दोबारा इस इत्तेहाद के अंदर कुछ दरारें पड़ने की उम्मीद है कि ये दोबारा से फिर से क्रिटिसिज्म शुरू कर देंगे नून लीग के ऊपर और हर साइड के ऊपर। और ये फिर दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी इजाज़ुल हक साहब ने की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट पे जो अमेंडमेंट का गवर्नमेंट सोच रही है, दैट इज़ अ वेरी बिग इशू, और जाहिर है कि यहाँ पे अगर हमेशा चीज़ों को मेरिट से हटकर किया जाए तो वो मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि बदतरी की तरफ चीज़ें जाती हैं। जिस तरह आर्मी चीफ की तैनाती में अगर आपको बताऊं, जब भी मेरिट से हटकर तैनाती की गई उसके एंड रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव मिले, और जिसने भी किया उसने भुगत भी लिया, पा भी लिया। तो मेरा ख्याल है कि हमेशा से मेरिट को ही फॉलो करना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। और जिस अमेंडमेंट को अब ये करना चाह रही है हुकूमत वक्त, इजाज़ुल हक साहब ने फरमाया कि ये इनका ख्वाब है और ये ख्वाब खरगोश में जो है इस टाइम बैठे हैं और ये कभी पूरा नहीं हो सकेगा। सो चूँकि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग राब्ते हैं इजाज़ुल हक साहब के हर तरफ, और वो जो बातें करते हैं वो बातें भी ठीक करते हैं। और मेरा उनका सवाल जो था गाड़ी की डिग्गी वाला, उस पर भी उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है कौन शख्स थे, ही डिडंट कॉल आउट द नेम्स, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा मकसद ये था कि इनका सीक्रेटली मुलाकात करना, खुफिया तरीके से उनसे मिलना और सब कुछ करना। ये इस चीज़ को उन्होंने, जो मैं अपने पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राना इजाज़ साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी इजाज़ुल हक साहब की। सर ज़ाहिर है कुछ पॉइंट्स के ऊपर अब आप मुझे बताएं कि जो बातें उन्होंने की हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने तो अपना पॉइंट बयान कर दिया कि ये सूरत हाल है। सर आप बताएं इस पे आप क्या समझते हैं? मैंने पहले ही जब वहाँ बात छोड़ी थी, जब इजाज़ुल हक साहब ने ज्वाइन किया, तो मैंने यही कहा था कि असल में पीडीएम के पास चूँकि अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो वो किसी भी इदारे को अब कभी जुडिशरी को या कभी मिलिट्री को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अपने काम के लिए, और उनके लिए वो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करें कि वो हमारे साथ मिल जाएं। लेकिन मुझे किसी सूरत भी ये नहीं लगता कि मिलिट्री इस बात को कोई उनको एनकरेज करेगी कि वो इस एक्ट को इस तरह से बदल ले। और ये भी एक उनका, मैं कहूँगा कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है जस्ट टू आई मीन पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसको इस वक्त किसी तरीके से एनकाउंटर करने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उनके पास इमरान खान के खिलाफ इस वक्त कोई ऐसा, सर लेकिन इमरान खान पे जो स्टैंड अभी उन्होंने लिया है कि उन्होंने एक तोहफा बेच दिया, देखिए तोहफा तो बेचा है ना। इमरान खान साहब कहते हैं दुबई में नहीं बेचा, उसको मैंने इस्लामाबाद में बेचा है, बेचा तो है। हाँ। मतलब
इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल इंसान है, हमें हमेशा से पता चलता है कि वो शायद 17 साल के थे तब से उन्होंने डॉलर्स में इनकम शुरू कर दी। सर ऐसे प्रोफाइल के बंदे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अगर आपको एक दूसरे मुल्क का हुक्मरान तोहफा दे रहा है, आप उस तोहफे को क्यों बेच रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है उसकी एक तो वजह यह है कि दो चीज़ें, उसमें अदालतें पड़ी हैं आपके पास, इमरान खान साहब मौजूद हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, आपके पास तमाम अदालतें मौजूद हैं, आप उनमें लेकर गए भी हैं केस, तो उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसी नहीं हो सकी बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का कहना यह है कि मैंने जो भी काम किया है अकॉर्डिंग टू लॉ किया है। अब ये पर्टेनिंग टू द कोर्ट्स एंड द पीपल के जो है, मैंने पहले बताया ना कि इस पे तो इस मामले से यही पता चलता है कि पीडीएम के पास और कोई मामला है ही नहीं, तो इसी को बार बार एक ही बात किए जाना नहीं सर, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ को अगर हम देखें, इमरान खान साहब ने ये कहा कि जब मैं आया मुल्क के अंदर तोशा खाना का जो रूल था दैट वाज के गालिबन 15% आप अदा करें और आप तोहफा ले सकते हैं। इसको मैंने चेंज किया और चेंज करके मैंने इसको 50% पे स्विच कर दिया। लेकिन अब रिसेंटली जो तोहफा दिए गए या जो कुछ दिया गया, खान साहब ने खुद पेमेंट 20% के मुताबिक की है। और आपको कैसे पता? ये तो वही कह रहे हैं ना प्रोग्राम में, या तो खान साहब ने कहा कि मैंने 20% की। दूसरी बात ये है, चले ये क्या उन्होंने 50% अप्रूव करवा ली है? क्या वो लॉ बन चुका है? बातें तो ये है ना, क्योंकि वो तो उसी कानून के मुताबिक ही करेंगे पे जो कि लॉ बना हुआ है। अब वो जो उन्होंने बात की है वो बात करना और बात है, वो लॉ बना है या नहीं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो मसला तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असल बात जो मैंने शुरू उस वक्त की थी कि क्यों नहीं ये कहते कि इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। इस पे कोई नहीं बात करता। महंगाई पे वो नैरेटिव लेकर आए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इनके तर्जुमान वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी जगह पर। आपने खुद बड़ी डिटेल से मरियम नवाज के हवाले से, उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से जो कॉन्ट्राडिक्शंस पाए गए हैं वो बताए। इसी तरह जितने भी पीडीएम में लोग हैं, चाहे वो फजल रहमान साहब हैं, चाहे वो शजील मेमन है, कमरुज़्ज़मान कायरा है, शहरी रहमान है, कोई भी इनमें से है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की आवाम के लिए। खान साहब की क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपनी खुद बनाई है। हालांकि मैं कहता हूं कहा, बड़ा कुछ कहा, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उनको जो है वो माना जा रहा है एज ए, माना तो जा रहा है, लेकिन अब दुनिया और भी बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पे देखें जो सबसे बड़ा इशू है, आज ख्वाजा आसिफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर वो सुने आप, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मेरा एक सऊदी हम मनसब से गालिबन रब्ता हुआ और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ा इस बात पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया कि यार ये आपने जो हमारा तोहफा सेल किया है दैट वाज रॉन्ग, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब पॉइंट ये कि इमरान खान साहब इज दैट पर्सन जो हमेशा हमें बताते रहे। साहब की बात को नहीं सर, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि खान साहब हमेशा ये बात कहते रहे, हम सबको बताते रहे, वो पूरी कौम को एजुकेट करते रहे कि आपको कभी भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सच बोलें, झूठ ना बोलें, झूठ का साथ ना दें। खान साहब को क्या जरूरत पड़ी थी 20% या 50% या मैं कहता हूँ 90% भी पे किया हो तो एक्स्ट्रा 10% की लेवरेज लेने की आपको क्या जरूरत थी? जब आप एक वेल ऑफ आदमी हैं, आप 300 कनाल के घर में रहते हैं, आपने कहा मैंने सारी जिंदगी ऐसे गुजारी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मुझे तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं। अब एक शख्स जो ये कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं, और फिर इन दी एंड उसके खिलाफ चाहे देखें चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी होती है सर। यहाँ पे अगर खान साहब ने अगर एक तोहफा बेचा है, अगर उन्होंने 10%, मैं कहता हूँ 90% भी पे किया हो गवर्नमेंट को, 10% क्यों अपने पास रखा? उन्हें क्या ऐसी जरूरत थी, क्या ऐसी मोहताजी थी कि वो उन्हें ये तोहफे बेच के पैसे कमाने? कहा कि मैंने उसकी सड़क बनाई है वहां पे जो बनी गाला की तरफ, सर सारे पैसों सारे तो मैंने उसके स्टेट के ऊपर लगाए हैं, मैंने खुद उस पर इस्तेमाल, वो उनका कहना है, मैं उनको सपोर्ट नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप उनके जो जराइम है उनको क्यों नहीं लेके आते सामने। मैं राना सनाउल्लाह का जो केस था मॉलटाउन वाला, 3 साल 8 महीने खान साहब रहे हैं गवर्नमेंट में, क्या उन्होंने एक लम्हे के लिए भी इंक्वायरी करवाई उसमें? सर खान साहब ने खुद मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, इसमें कोई बात नहीं करता। खान साहब उन्होंने महंगाई की, उन्होंने कहा मैं इंसाफ लेकर आऊंगा, आज भी वो यही नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि मैं इंसाफ करवाऊंगा। उनसे बंदा पूछे कि उन्होंने 3 साल 8 महीने में एक करप्शन का केस साबित नहीं हो सका उनसे, जितनी उन्होंने करप्शन वो कैंपेन में अपने इलेक्शन में जो जीते हैं, अपनी बात को हम यहाँ से नहीं कर सके, अपनी बात को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बात करनी चाहिए सर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अपनी बात को यही करेंगे, नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की। ज़ाहिर है इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हमारे मुल्क के अंदर रहे हैं जिन्होंने हमेशा आवाम को एजुकेट करने की कोशिश की। ये कहा कि आप झूठ ना बोलें, आप हमेशा सच का साथ दें, आप सच के ऊपर चलें। लेकिन खान साहब ने खुद कुछ ऐसा नहीं किया। जैसे मैं हमेशा उनके कुछ वादों की बातें करता हूँ, खान साहब जो 4.25 साल गुजारे हुकूमत में और उस हुकूमत के अंदर होते हुए
चाहते तो बजाय लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के, चोर डाकू कहने के, अपनी एनर्जी सारी इन पे वेस्ट करने के बहुत से पॉजिटिव काम किए जा सकते थे। जो काम खान साहब ने किए हम उनका इतराफ़ करते हैं कि उन्होंने जो अच्छे काम किए, लेकिन बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता था पौने 4 साल के अंदर। यहाँ पे आपके होते हुए आप अगर अपने इदारों को, अपने नीचे के डिपार्टमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते, जिसके सामने हमारे पास मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे ममालिक, हमारा हमसाया मुल्क अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे आज एक ऐसा लीडर है जो ग्रास रूट लेवल से उठा, बिल्कुल गरीब आदमी था, कहीं पे सरकारी मुलाजिम था, उठ के उसने एकदम से मुल्क के अंदर चेंजिंग करनी शुरू की। आज वो गालिबन वज़ीर आला है और एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है, विच इज़ गोइंग टू इन फ्यूचर होल्ड ऑल ऑफ द कंट्री। सो ऐसी मिसालें मौजूद होते हुए भी जब खान साहब इस कदर, खान साहब को दुनिया ने ये सोचा, हर शख्स ने सोचा कि ये शख्स आएगा, हमारा मुल्क ठीक करेगा, गरीब के लिए बेहतरी हो जाएगी, फलाह हो जाएगी। यहाँ पे खान साहब की चोरियाँ निकल रही हैं, जो तोशाखाना में कहा जा रहा है कि खान चोरी तो नहीं कहेंगे गालिबन, कि जो कुछ दिया उसके अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत खुर्द-बुर्द की कोशिश की गई। चोरी का लफ्ज़ गलत है क्योंकि ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, मैं उस पर माजरत चाहूँगा। लेकिन जो तोहफ़ा बेच दिया गया, आपको कोई शख्स तोहफ़ा देता है, प्यार से देता है, आपके मुल्क के लिए देता है, आपको आपकी पर्सनालिटी को तोहफ़ा नहीं दिया गया। आपको किसी ने क्रिकेट खेलते हुए को बैट दिया हो, कोई चेक दिया हो, घड़ी दी हो, आप उसको बेचते हैं, दैट डजंट मैटर। बट इफ़ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री और तब आपको वो तोहफ़ा मिल रहा है, तो वो तोहफ़ा इमरान खान को नहीं मिल रहा, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तोहफ़ा मिल रहा है। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, उसको बेचना नहीं चाहिए था, उसको कतन सेल नहीं करना चाहिए था। और इसकी पास्ट मिसालें, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गाड़ियाँ अपने पास रख लीं और गाड़ियाँ भी उनको तोहफे में मिली, जो कि तोशाखाना के रूल्स में गाड़ी आप ले ही नहीं सकते, आप रिसीव ही नहीं कर सकते। यहाँ पे रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या कुछ किया जाता है, गाड़ियाँ आज भी आसिफ जरदारी साहब के पास मौजूद हैं। जो कमर जमान कायरा साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया इस बात को कि वो गाड़ियाँ आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तेमाल में हैं। कभी कभार शायद चेयरमैन बिलावल भी उन गाड़ियों पे बैठता है, वरना वो आसिफ जरदारी साहब के इस्तेमाल में हैं। इमरान खान साहब पे क्रिटिसाइज़ करना कि इमरान खान साहब की घड़ी बेची हुई, बड़ी तकलीफ़ हुई सऊदी हुकूमत को, तो आपके पास जो गाड़ियाँ थी जो तोशाखाना में रखने के लिए दी गई थी, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर उन हुकूमतों को खुशी हो रही है। यही कमर जमान कायरा साहब का कहना था। यानी आप तजाद देखें नाज़रीन इस बात के अंदर कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी तो बड़ी तकलीफ़ है उस शख्स को, और आसिफ अली जरदारी ने गाड़ी इस्तेमाल की है तो उस पर बड़ी खुशी है उनको कि यार एक गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। गाड़ी इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी तो घड़ी भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी। तमाम तोहफ़े, तमाम चीज़ें इस्तेमाल होने वाली ही होती हैं जो तोहफ़तन दी जाती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो यूज़लेस हो उसको तोहफ़ा नहीं कहा जाता। तोहफ़ा वही होता है जो किसी के इस्तेमाल में चीज़ हो। और इसी पर हम बात करेंगे राना साहब से। राना साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है अब इस टाइम पे इमरान खान साहब से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो चीज़ें खान साहब ने कही थी, खान साहब को बहुत सी बेहतरी करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। क्रिटिसिज्म हमारा फ़र्ज़ है, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे। इसमें थोड़ा सा बताइएगा सर। असल में इमरान खान के साथ जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही, वही उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। खुशकिस्मती उनकी ये थी कि व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर देयर वाज नो अपोजिशन इन पाकिस्तान। अपोजिशन का होना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही थी तो इमरान खान सबसे बड़े अपोजिशन लीडर थे और बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन। साहब आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू। हमारे साथ हिना चौधरी साहिबा एनालिस्ट हैं, वो मौजूद हैं और उन्होंने हमें शो पे ज्वाइन किया है। हिना चौधरी, आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इस टाइम जो तोशाखाना का केस और तोशाखाना का जो स्कैंडल चल रहा है में से ना, आप उस पर बताइएगा थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की जो इस टाइम घड़ी की सारी सिचुएशन गर्दिश कर रही है, मतलब इस पर थोड़ा सा अपना पॉइंट दीजिएगा प्लीज़। एक तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इमरान खान ने हुकूमत में रहते हुए हमेशा अपोजिशन की और इमरान खान अपोजिशन बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूँगी, हमदर्दी करते हुए मौजूदा हुकूमत से, कि मौजूदा हुकूमत को ना हुकूमत करने आ रही है और ना ही अपोजिशन करने आई उनको जब वो अपोजिशन में थे। ये नाकामी रही है कि इतनी वीक पॉइंट, वीक होल्स को छोड़ते हुए जहाँ पर एक पॉइंट, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता था और किया जा सकता है इमरान खान के खिलाफ बीइंग इन गवर्नमेंट, वो चीज़ नहीं हो रही। तो मिला क्या हमें इमरान खान में से? तोशाखाना रेफरेंस, जिसमें इमरान खान को 5 साल की नाअहली मिलती है जनाब, और मंजर आम पे वो शख्स आता है और वो वीडियो वो पूरी दिखाता है, ये गिफ्ट है, कलम है, डायमंड रिंग है, कपलिंग्स है, ये गिफ्ट आता है और घड़ी होती है। तो जनाब वो बंदा ये कहता है कि ये तहफ़ मुझे बेचे गए, शहजाद अकबर को कहा कि वो बाद में उन्होंने मुझे तंग भी किया, फिर जब मैंने नहीं किया तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया, उन्होंने फरा का नाम लिया। सारी बातें अगर हम सच मान भी लेते हैं, लेकिन ये वही बंदा है जो कि इंटरपोल लिस्ट में शामिल था, जिसको उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी
तब उसको इंटरपोल लिस्ट में शामिल किया गया। और फिर अभी मौजूदा हुकूमत ने उसको इंटरपोल लिस्ट से हटाया, और ये कह के हटाया वो ना सिर्फ दुबई की इंटरपोल लिस्ट में शामिल था बल्कि नॉर्वे की भी इंटरपोल लिस्ट में था। और अभी हुकूमत ने ये कह के हटाया कि भाई हमें इस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है या इस बंदे को लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और फिर एकदम उसका बयान सामने आ जाता है कि भाई मुझसे खरीदा गया और शहजाद अकबर के ये मामला थे। अगर वो बात ठीक है कि इतना लाइजॉन अच्छा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस शख्स के साथ वो तहफ़ ही देख रहे हैं, अगर हम इस इल्ज़ाम को मान लेते हैं, फिर हम ये बात कैसे ये हजम नहीं होती ना बात कि उसको लिस्ट में से निकाल दिया, फिर इसी हुकूमत ने निकाला, तो क्या एक पूरा प्रोपेगेंडा था। तो हमदर्दी इसलिए मेरी मौजूदा हुकूमत के साथ है कि अगर आपने इमरान खान की कोई चीज़ें सामने लेकर आनी है, तो जैसे अवाम में इतनी मकबूलियत है उसको आप एकदम से कम नहीं कर सकते ना। आप एक बंदे को कह दें कि घड़ी चोर है, इसने घड़ी चुराई है, जिसका एक हम सबको बैकग्राउंड पता है, तोशा खाना रेफरेंस के गैर मुल्की तहफ़ या फिर गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो जो तहफ़ आपको रिसीव होते हैं वो आप अपने पास नहीं रख सकते। अगर आप रख सकते हैं तो उसकी कानूनी चारा जो ये वजह है कि 50% आप पे करते हैं उसका, अगर 30,000 उसकी पे है तो आप 30,000 वाला गिफ्ट अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर 30,000 से ऊपर उसकी मालियत है तो आप 50% पे करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि देखिए इमरान खान साहब जिस पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं और वो हमेशा अपने मुंह से कहते हैं मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं, वो कहते हैं मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसे कहीं से चाहिए हो, फिर तोशा खाना का तोहफा बेच के उन पैसों को यूटिलाइज करना, इसकी कैसी क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है इस बारे में? एक यही बात है, एक यही इमरान खान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगी इस चीज़ को, और मुझ पे लोग एतराज़ भी करते हैं इस चीज़ पे कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसे है। देखिए जब भी हुकूमत में बैठी है ना हुकूमत, वो पॉइंट रेस करेगी कि ये बंदा मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, ये तहफ़ जो उसको बेच के अपने पास रखने के एक लीगल फॉर्म जो है उसको लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना है और फिर वो अपने पास रखेगा, उससे वो क्यों नहीं फॉलो किया। तो इमरान खान के बकौल और वो जो नैरेटिव वहाँ पर जो केस का उन्होंने वो जमा कराया रेफरेंस, उसमें भी ये लिखा कितना 58+ गिफ्ट मुझे रिसीव हुए हैं और मैंने इतनी मालियत देखी है। 2018 में क्योंकि 20% था तो 20% वाला रेशो और 50% में गेम भी हुई है। चले वो गिफ्ट लिए उन्होंने और वो जमा, अब बात पता क्या आ रही है जी? बात ये आ रही है कि एक घड़ी से तो पूरा मुल्क नहीं चल रहा था ना। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये आ गया लोगों में, और बहुत अफसोस के साथ कि चोर चोर है, चाहे उसने एक बड़ी चोरी की है वो बड़ा चोर है या छोटा चोर है। हमारे लोगों की सेंस देखिए कि मैं तो कहती हूँ कि ये एक चोरी है। अगर आपने एक घड़ी चुराई है, या हम कहें कि आपका फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, कि आप कहें कि हमने फ्लैट नहीं लेने थे, हमने कंपनीज नहीं बनाई बैरून मुल्क और हमने ये नहीं किया तो मेरी फैमिली को तो जरूरत नहीं और इमरान खान अकेले हैं, वो क्या करेंगे इतने पैसे का। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि छोटी चोरी भी होती है और बड़ा चोर भी बड़ा चोर होता है। बिल्कुल। तो हम लोग इतने पॉइंट से जो डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं ना कि मुल्क के साथ सिंसियरिटी अगर आपने दिखानी है तो वो घड़ी चुरा के आप ये नहीं नैरेटिव चला सकते कि हम ये घड़ी चुराई गई है। अब एक पॉइंट ये भी है कि अगर हमने ये चीज़ साबित करनी है, यानी हुकूमत हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई एतवार रही है मौजूदा हुकूमतें वो अपोजिशन पे इल्ज़ाम तराशी भी लगाती हैं, एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, कुछ प्रोपेगेंडा सच साबित हो जाते हैं, कुछ प्रोपेगेंडा झूठ भी होते हैं। तो मैं ये कहूँगी, मेरा मशवरा है कि हुकूमत से बिल्ड सम बेटर नैरेटिव जिससे आप आवाम को कायल कर सकें। जैसे हम वो देखते हैं ना वो अमेरिका का नैरेटिव, वो खातिर लहराना, वो पूरे लोगों की बैंड बजा के रख दी उन्होंने कि अमेरिका ने साजिश किया, रिजीम चेंज, कहाँ पे कैंपेन, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, वर्कशॉप कि भाई रिजीम चेंज का ऑपरेशन ऐसा होता है, ऐसे अमेरिका आता है और वो ऐसे छा जाता है और वो ऐसे हुकूमतों को टॉपल करता है और एकदम से नैरेटिव चेंज हो गया। क्या हमने घड़ी चोरी दिखानी है लोगों को? आप रियल नैरेटिव दिखाएं। ज़ाहिर है इंटरनेशनली जो लोग देख रहे हैं स्ट्रेटेजी इस तरह की बना ली है हुकूमत ने, तो वो बेटर स्ट्रेटेजी के साथ आई। घड़ी से आप क्या प्रूव करें? और अगर फिर घड़ी का सवाल ही पैदा होता है कि इमरान खान है जिसने तोशा खाना रेफरेंस बना, तो फिर भी उसमें फेल हो जाते हैं। वो उसमें नवाज शरीफ भी था, उसमें जरदारी भी था, उसमें यूसुफ रजा किलानी भी थे। वो गाड़ियों अभी हमारे साथ इससे पहले इजाज़ुल हक साहब मौजूद थे मैडम हिना, और उन्होंने यही बताया कि जाहिर है जो NRO मुशर्रफ साहब ने दिया था आसिफ अली जरदारी को, और उन पे केसेस वो थे जो नून लीग ने बनाए थे, और नून लीग पे केसेस वो थे जो पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे। उस टाइम पे जो NRO मिला, उस NRO को बड़ा डिलिबरेटली मुशर्रफ साहब ने खुद कहा कि मेरे से वो बहुत बड़ी गलती हो गई। और यही बात इजाज़ुल हक साहब भी हमें बता रहे थे कि जी वो मुशर्रफ साहब की गलती थी, और उनसे मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि वो उस टाइम पे मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे, और मैंने उन्हें कहा कि वो गलती आपने भी उनके साथ मौजूद होते हुए की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमसे वो गलती हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो मकसद ये कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर तो इतने बड़े इशूज़ हैं, और उस पर इस घड़ी का जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन दोबारा से ये बात कि घड़ी तो बेची गई है जिसको खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो खान साहब को मेरा नहीं ख्याल कि जिस प्रोफाइल का वो बंदा था उसे चाहिए था ऐसी घड़ी बेच के ये कुछ करना। और दूसरा ये जो फराह खान गालिबन उनका नाम है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, हु इज शी, मतलब कहाँ क्यों हर तरफ इनका नाम सर्कुलेट किया जा रहा है, कौन है वो औरत?
तो ये एक ना आम कॉन्सेप्ट है। होता ये है कि हम अपने छोटे लेवल से भी शुरू करें ना, जो लग्जरीज है ना, चाहे वो फौजी अफसरान है, वो आर्मी के कुछ या PF की बात हो रही, कुछ भी ऐसा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, आई एम नॉट सेइंग वन डिपार्टमेंट, वो कोई भी हो सकता है, पुलिस है, कुछ भी, तो प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट्स में से जो उनकी बीवियां है ना या उनके बच्चे हैं, हमेशा से हमने देखा है वो लग्जरीज एंजॉय करते हैं, ऐसे ही हमने देखा है और सुना है। तो शी इज वन ऑफ द अमंग द वाइफ्स जो अथॉरिटीज होती हैं कि जो खुद डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो बच्चे उनके नाम पे या इस तरह की चीजें। मैडम हिना, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, वी हैव टू गो टू द एंड। और मेरे साथ राना साहब मौजूद है। राना साहब, इस बात से हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि सर जाहिर है इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हमें हर लिहाज से चाहिए ये है कि यहाँ पे हम कोई भी ऐसा काम ना करें। अगर हम किसी भी सीट पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं उसको पूरा करें, वरना हम ऐसी बातें ना करें। जो इमरान खान साहब अगर आज क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं तो इमरान खान साहब ने एक चीज़ बेची है तो क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, अगर ना बेची होती तो शायद ये पॉइंट भी ना मिलता। हाँ, हम लोगों का कहना ये ठीक है कि खान साहब के ऊपर हमें इसके अलावा कुछ नहीं मिला और इसके अलावा और कोई बात नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ बिग एविडेंस एंड अ बिग इशू। और जो खुद खान साहब ने एक्सेप्ट किया कि मैंने इसको इस्लामाबाद में बेचा है, अब उनकी स्टेटमेंट की बात पीछे तो कोई बात नहीं रह जाती। नाजरीन, इस को प्रोपोगेंडा कहें, इसको हम जो भी कहें, लेकिन जाहिर है यहाँ पे जो कुछ हो रहा है और जो हमारा आज का प्रोग्राम था, हमें काफ़ी सारी बातें, एजाजुल हक साहब ने काफ़ी सारे इशारे भी दिए और कुछ बातें उन्होंने हमें बताई कि इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी दोबारा से नून लीग के ख़िलाफ़ होने वाली है। और बिलावल साहब जो स्टेटमेंट दिया करते थे फिर से उन्हीं स्टेटमेंट्स पर आ जाएंगे और दोबारा से ये जो एक गठजोड़ है PDM का, ये ख़त्म होने वाला है। और इसके साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं नाज़रीन, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी करे, इस मुल्क के अंदर आने वाले तमाम हुक्मरान अल्लाह ताला हमें ऐसे मुखलिस लोग दे जो इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क का भला सोचें और मुल्क को एक बेहतरी की तरफ लेके जाएं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे साथ प्रोग्राम में रहने का। नाज़रीन, हम कल हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।